तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम देवाशीष है और आज हम रेलवे एग्ज़ाम जो आने वाला है लाइक एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई, ये सारा का एक कंपाइल क्वेश्चन लेकर आए हैं जो रेलवे प्रीवियस ईयर पे टोटली डिपेंडेंट है। तो हम लोग देखते हैं, आज हम लोग केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ये सेक्शन वाइज होगा। तो आज जो डिस्कस करने वाले हैं ये 25 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? ये यूथ पब्लिकेशंस बुक्स को कवर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग मैटर्स का बात कर रहे होंगे। क्लियर? आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जिसका मॉलिक्यूल कम होगा, जिसमें मॉलिक्यूल में गैप कम होगा, यानी मॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा। क्या होगा? मॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा। जैसे सॉलिड का देखिए, मॉलिक्यूल्स एकदम नजदीक नजदीक होता है इस तरह से, तो मॉलिक्यूलर स्पेस क्या हो गया? कम हो गया। मॉलिक्यूलर स्पेस क्या हो गया? मॉलिक्यूलर स्पेस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर? तो उसी में क्या होगा? अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होगा। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है ठोस। अब इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को जानते हैं। जैसे कि हम लोग समझते हैं कि पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, तो आप लोग पढ़े होंगे 3। पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? 3। अगर क्वेश्चंस में पूछा जाए कि पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, तो अगर 3 है वहां पे तो आप लोग 3 टिक कीजिए। अगर 5 है तो आप लोग को 5 टिक करना होगा। अगर 3 और 5 दोनों है तो ये क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है। तो पदार्थ की टोटल 5 अवस्था होती है। फर्स्ट हो गया क्या चीज? फर्स्ट हो गया सॉलिड, सेकंड हो गया लिक्विड, थर्ड हो गया गैस, फोर्थ हो गया प्लाज्मा एंड फिफ्थ हो गया बोस आइंस्टाइन्स। ठीक है, जो आगे हम लोग देखेंगे भी। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है। पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो पढ़ते हैं। पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है, तो ये गलत है, क्योंकि ठोस के बीच में आकर्षण बल होता है, लिक्विड के भी बीच में आकर्षण बल होता है और गैस के भी बीच में होता है। हाँ, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? जैसे सॉलिड है, सॉलिड में ज्यादा, फिर लिक्विड में, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग अगर देखें, ये असेंडिंग ऑर्डर में सजाया है, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा किसमें? होगा सॉलिड में, फिर किस में होगा? लिक्विड में, फिर किस में होगा? गैस में होगा। कोई प्रॉब्लम? वेरी इजी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर निकल कर आएगा ए। यही कथन गलत है। आगे चलते, पदार्थ के कण द्रवों का स्थानांतरित होता है, एकदम राइट है। पदार्थ कणों से बना होता है, कणों मतलब मॉलिक्यूल जिसको बोल रहे हैं, ये भी राइट है। पदार्थों के कणों के बीच अंतर होता है, अंतर का मतलब गैप होता है, एकदम राइट है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस के कणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? क्लियर? ये ऐच्छिक रूप से गतिशील होती है, ये बीच बड़े अंतराल होते हैं, इनके बीच बड़े अंतराल होते हैं, व्यवस्थित तरीके से विन्यास होते हैं, इसमें न्यूनतम आकर्षण बल होता है। तो सबसे फर्स्ट बात है, अभी क्वेश्चन पढ़े न्यूनतम आकर्षण बल के बारे में हम लोग पढ़े थे, ठोस में आकर्षण बल ज्यादा होता है, तो ये मेरा आंसर रॉन्ग हो गया। आप लोग ऑप्शन को एलिमिनेट भी करना सीखिए। फिर आगे बोल लिखा हुआ है ऐच्छिक रूप से गतिशील होते हैं, यानी कि मूवेबल होता है, तो नो, क्योंकि इसके बीच में गैप ही कम होगा। गैप जिसमें ज्यादा होगा उसमें मूवेबल होगा। जैसे गैस में गैप ज्यादा है मॉलिक्यूल्स के बीच में। अगर ये बना ले मॉलिक्यूल्स, तो देखिए कितना सारा गैप है, तो ये बहुत ही ज्यादा मूवेबल होगा। तो ये भी आंसर रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं, अंतराल का मतलब होता है गैप होता है, तो ये भी रॉन्ग है, गैप नहीं होता है। तो देखिए हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आंसर तक पहुंच गए। तो मेरा आंसर क्या यहाँ पे राइट होगा? सी। क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो क्वेश्चन बोल रहे थे वो आप लोगों के सामने है स्क्रीन पे। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है? तो टोटल 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आंसर में हम लोग 5 देख रहे हैं, तो हम लोग 5 को प्रीफर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है ठोस, सेकंड है लिक्विड यानी द्रव, और थर्ड है गैस, फिर उसके बाद प्लाज्मा, फिर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्लियर? देखते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
नीचे दी गई आकृति से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। क्लियर, देखते हैं क्या चीज का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। पदार्थों के चारों अवस्थाओं की आणविक व्यवस्था देखी जाती है। इसमें से जो है आणविक यानी मॉलिक्यूल के बीच में जो व्यवस्था है वो देखी जा सकती है। हाँ, देखी जा सकती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत सारा मॉलिक्यूल्स देखिए दिख रहा है। ये एक अरेंजमेंट के साथ है, देखिए सब में, यहाँ पे भी देखिए सॉलिड में भी अरेंजमेंट के साथ है, बॉन्ड बना रहा है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर के सभी कोशिकाओं में मौजूद है। क्लियर। तो अभी जैसे प्लाज्मा जो है ये सभी कोशिकाओं में है या नहीं है इसका पता नहीं लगाया गया, तो ये मेरा आंसर राइट होगा। और जो कि इससे ये इरिलीवेंट है। या आकृति पदार्थ की चौथी अवस्था अर्थात प्लाज्मा को भी दर्शाती है, हाँ दर्शा सकती है। या आकृति पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानकारी देती है, हाँ ये भी राइट है। कोई प्रॉब्लम? वेरी इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। डैश के विसरण अत्यधिक तीव्र होता है। विसरण का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन 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 का मतलब विसरण होता है। इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। ये गैसों में होता है। सबसे फर्स्ट जो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा गैसों में। और इंग्लिश में विसरण को बोलते हैं डिफ्यूजन। यानी कि जब हम लोग परफ्यूम लगाएं तो बहुत दूर से परफ्यूम का स्मेल पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि परफ्यूम का जो स्मेल है वो हवा में विसरण करता है। तो सबसे अधिक जो विसरण का पावर है वो किसमें है? वो है गैसों में। तो यहाँ पे जो आंसर निकल कर आएगा वो गैस निकल कर आएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। नो, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में नहीं होते, वाइब्रेट करते हैं। क्यों वाइब्रेट करते हैं? क्योंकि अगर सॉलिड भी है तो उसके बीच में भी कुछ ना कुछ गैस है। अगर वाइब्रेट नहीं करते हैं, अगर मूव नहीं करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, स्थिर अवस्था में होते हैं यहाँ पे। मतलब कि अगर वो मूव नहीं करेंगे तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा, जब हम लोग उसको गलाते हैं सॉलिड को तो वो लिक्विड में चेंज नहीं होता। ये बात समझिएगा। तो यहाँ पे जो आंसर है वो गलत ये है। ठीक है, और भी देखते हैं ऑप्शंस। पदार्थ के बहुत छोटे कण होते हैं, एकदम राइट है। कण पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यस, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, हाँ गैप होता है, जिसको हम लोग मॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। ये मॉलिक्यूलर स्पेस हो जाएगा, ये मॉलिक्यूलर स्पेस हो जाएगा। ये 2 या 3 देख लेते हैं। इसके बीच में जो गैप है, इसके बीच में जो गैप है, इसके बीच में जो गैप है, ये क्या है? यही है मॉलिक्यूलर स्पेस। क्लियर, यही क्या है? मॉलिक्यूलर स्पेस। कोई प्रॉब्लम? समझ में आया? यही मॉलिक्यूलर स्पेस है। तो यहाँ पे जो आंसर निकल कर आया था वो आया था ए। ए। कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। डैश एक शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध। ठीक है, तो चीनी का घोल, दूध, वायु, तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो मीथेन हो जाएगा। ठीक है, CH4। मीथेन को क्या बोलते हैं? CH4। मीथेन को क्या बोलते हैं? CH4। ये आंसर होगा। तो बाकी जो ऑप्शंस बचा हुआ इसको भी समझ लेते हैं। चीनी का घोल, चीनी का घोल को शुद्ध इसीलिए नहीं माना गया क्योंकि इसमें पानी प्लस क्या मिला हुआ है? चीनी। क्या मिला हुआ है? चीनी। ठीक है, दूध खुद क्या होता है? पायस एक घोल होता है। पायस का मतलब होता है कुछ चिपचिपा सा उसमें रहता है दूध में। ठीक है, वैसे अगर बोले तो दूध में फैट्स होता है, विटामिन होता है, तो इसमें भी बहुत सारा चीज मिला होता है। वायु, वायु यानी कि जो हवा है, एयर, उसको हम लोग बोलते हैं मिक्सचर ऑफ गैस। क्या बोलते हैं? मिक्सचर ऑफ गैस बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम? तो इसमें एक रिलेटेड फैक्ट भी सीख लेते हैं मीथेन के बारे में। मीथेन जो होता है ये सड़ा गला चीज से निकलता है। जितना भी जो है, जैसे प्लांट्स जो है सड़ गया है उससे मीथेन निकलेगा। गोबर है तो गोबर से मीथेन निकलेगा। तो मीथेन गैस को मार्स गैस भी बोला जाता है और ये दलदली प्लेस में पाई जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ये विधान सत्य है? ठीक है, दृढ़ता के बारे में। ठीक है, दृढ़ता को हम लोग बोलते हैं टफनेस के बारे में। पदार्थ के प्रकार के अनुसार कणों के स्थान के आधार पर आकार बदलता है। यस, राइट है। उदाहरण के लिए ठोस पदार्थ का निश्चित आकार होता है, जबकि तरल पदार्थ उनके पात्र का आकार प्राप्त करता है। और देखा जाए तो गैस का कोई आकार नहीं होता। ठीक है, एकदम राइट है।
नेक्स्ट है संपीड्यता, मतलब कंप्रेसिबिलिटी। यह पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उच्च दाब पर उनका आयतन कम होता है। गैस का यह गुण पाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा ये सिर्फ टफनेस के लिए है, तो टफनेस के लिए है तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है, वो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब हम लोग मैटर को क्लासिफाई करना सीखेंगे, जिसमें हम लोग कंपाउंड पढ़ेंगे, मिक्सचर पढ़ेंगे, सॉल्यूशन पढ़ेंगे। क्लियर। तो अब एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। तो मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। मिश्रण प्रकृति में डैश हो सकता है। ठीक है, तो इसमें समांगी और विषमांगी दोनों हो सकता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये दोनों हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या होता है। होमोजीनियस का मतलब होता है कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिल जाए और पता भी नहीं लगे कि उसमें है। जैसे हम लोग पानी और चीनी को मिलाते हैं, पानी प्लस चीनी, तो देखेंगे जो बना मेरा शरबत, शरबत जो बना मेरा, उसमें हम लोग चीनी को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि चीनी है कहाँ। जब पिएंगे तो टेस्ट पता चलेगा। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं उसको क्या चीज, होमोजीनियस मिक्सचर, और हिंदी में बोलते हैं समांगी मिश्रण। क्या बोलेंगे, समांगी। तो हिंदी वाले लोग भी जान ले और इंग्लिश वाले लोग भी जान ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलते हैं, विसमांगी मिश्रण क्या होता है। जैसे पानी और तेल, तो पानी और तेल को हम लोग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो पानी और तेल देखेंगे हम लोग कभी मिलता हुआ नहीं दिखता है, हम लोगों को आसानी से दिख जाएगा। फिर उसके बाद पानी प्लस रेत, पानी प्लस रेत, पानी प्लस रेत, यहाँ पे हम लोग रेत लिख देते हैं, पानी प्लस रेत, पानी प्लस रेत। ठीक है, रेत। अब देखते पानी और रेत को भी अलग किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड विसमांगी मिश्रण, एंड इंग्लिश में बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा सी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है। ठीक है, तो वो हो जाएगा ठोस विलयन का। क्या हो जाएगा, ठोस विलयन का। क्लियर। तो मिश्र धातु हम लोग देख सकते हैं, हो जाएगा जैसे कि पारा हो जाएगा, थैलियम हो जाएगा। ठीक है, और वैसे मिश्र धातु हो जाएगा जैसे कि पीतल जो बनता है ये तांबा प्लस जस्ता से, यानी Cu प्लस Zn, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पीतल बनेगा, पीतल। समझ में आया। तो इसका जो आंसर निकल कर आया वो निकल कर आया ठोस विलयन। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विसमांगी मिश्रण है। अब देखिए आप लोग पता कर सकते हैं, विसमांगी मिश्रण जिसमें जो है बहुत सारा चीज घुल नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा दूध, क्या हो जाएगा यहाँ पे, मिल्क। क्या होगा, मिल्क, मिल्क होगा। ठीक है, तो मिल्क, दूध एक विसमांगी मिश्रण है। विसमांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसके प्रत्येक भाग में अवयवी पदार्थ संगठन गुणधर्म एक जैसे नहीं होते। ठीक है, एक जैसा नहीं होता, जैसे लोहा, गंधक, बालू, नमक का मिश्रण इत्यादि। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है, डैश पदार्थ है, भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, कोलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलाइड, कोलाइड बोलते हैं। क्लियर। मतलब ये समान समान जो है ये है ही नहीं पदार्थ में, भौतिक अवस्था में नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। हवा एक है, अभी तुरंत पढ़ाए थे, हवा क्या है, एक एक मिश्रण है। क्या चीज का, बहुत बहुत जो है तत्व है उसका मिश्रण है, बहुत सारा चीज मिला रहता है। शुद्ध मिश्रण नहीं होगा, केवल एक मिश्रण नहीं होगा, केवल तत्वों का मिश्रण नहीं होगा, क्योंकि हवा में सब कुछ है मिला हुआ। तो यहाँ पे डी आंसर निकल कर आएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण घुले नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबन बने रहते हैं, डैश कहलाता है। इसको बोलते हैं सस्पेंशन। क्लियर, क्या कहते हैं, सस्पेंशन, जिसमें विलय के कण घुलते नहीं है, विलय के कण जो है वो घुलते नहीं है, उसको हम लोग बोलेंगे सस्पेंशन।
असंतृप्त और संतृप्त मिश्रण किसको बोलते हैं? असंतृप्त का मतलब होगा कि एक ऐसा पीरियड आएगा जिसमें वो घुलेगा ही नहीं, वो असंतृप्त हो गया। संतृप्त जिसमें घुल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है? विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है? तो मिश्रण के घटक उनके गुणों के बरकरार रखते हैं, ये राइट है। मिश्रण अलग अलग पदार्थ हो सकता है, ये भी राइट है। इसे भौतिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, ये भी राइट है। इसकी संरचना तय है, ये गलत है। इसकी कोई संरचना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं है और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे बोला जाता है अमिश्रणीय। क्या बोला जाता है? अमिश्रणीय। देखिए कभी कभी हिंदी नाम भी बहुत ज्यादा इजी होता है। अमिश्रणीय जो मिलता नहीं हो। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शक्कर के घोल में शक्कर एक है। देखिए यहाँ पे शक्कर के घोल में शक्कर एक क्या है? घुला हुआ पदार्थ है। क्या है? घुला हुआ पदार्थ है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं विलय। विलय, विलय जो घुल जाता हो उसको बोलते हैं विलय, जिसमें घुलता हो उसको विलियन। विलियन, विलियन। कोई प्रॉब्लम? सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट। क्लियर इंग्लिश में बोले तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, डैश एक यौगिक नहीं है। यौगिक क्या होता है? कंपाउंड। ठीक है, जो दो जो टू जैसे कि जो टू तत्वों से मिलकर बना होता है उसको बोलते हैं हम लोग यौगिक। ठीक है, यौगिक यानी इंग्लिश में बोले तो कंपाउंड। और यही चैप्टर तो हम लोग पढ़ रहे हैं, कंपाउंड एंड मिक्सचर। क्लियर? तो देखते हैं, डैश एक यौगिक नहीं है तो इसका आंसर होगा लेड। लेड एक यौगिक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। देखिए हाइड्रोजन है और सल्फर का है, ये सल्फर डाइऑक्साइड यानी ऑक्सीजन और सल्फर का है। ये चौक तो खुद होता है, चौक का फार्मूला जब आप लोग देखेंगे तो ये इसमें भी बहुत सारा चीज आएगा। तो ये क्या है? ये यौगिक है ये सब, और यौगिक नहीं है लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रेत और चीनी का मिश्रण डैश का उदाहरण है। अभी तुरंत बताए थे, ये हो जाएगा विजातीय। विजातीय का मतलब एक जाति के नहीं है और वो आपस में मिल नहीं सकते हैं। क्लियर? इसको बोल सकते हैं विषमांगी भी। विषमांगी मतलब दोनों समान नहीं है, विषमांगी मिश्रण। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आ जाएगा फिजिकल एंड केमिकल चेंज से रिलेटेड। क्लियर? तो वेरी है, इजी है ये सारा क्वेश्चन जो हम करवा रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर में पहले ही ऑलरेडी आ चुका है। क्लियर? तो देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन फिजिकल एंड केमिकल चेंज का। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? आप बताइए। ठोसों का द्रवों से पिघलना, ये तो केमिकल है। गैसों का द्रवों में द्रवीकरण, ये भी केमिकल है। पदार्थों का किण्वन, किण्वन का मतलब क्या होता है? एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें किण्वन के थ्रू से हम लोग क्या कर सकते। किण्वन एक बैक्टीरिया मतलब वो ट्रांसफर कर देता है, उसको सड़ा देता है, गला देता है, खराब कर देता है। जैसे बहुत सारा ऐसा भी होता है, जैसे दूध से दही बन गया, गन्ने के रस से सिरका बन गया, ये इत्यादि। तो यहाँ पे जो आंसर निकल कर आएगा वो आंसर नंबर सी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, इसमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन तो ईंधन का दहन है, वो केमिकल है। और अम्लीकरण, जल का वैद्युत अपघटन, ठीक है, ये नहीं है। क्योंकि फिर जल में अगर एसिडिक एसिडिक जल हो गया है, यानी पानी जो है एसिडिक वाटर हो गया, तो उसको अलग किया जा सकता है। क्लियर? ऑक्सीजन लोहे में जंग लगना, तो ये तो है रासायनिक। प्लेटिनम तार का जलना, ये भी है रासायनिक। क्लियर? तो आंसर निकल कर आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? मक्खन का खट्टा होना, CO2 से सूखी बर्फ बनना। ठीक है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। एक प्लेटिनम तार का गर्म होना, गर्म होगा तो फिर ठंडा हो जाएगा। लोहे का चुंबक होना, तो फिर से लोहा बन सकता है, नो प्रॉब्लम। क्लियर? तो आंसर निकल कर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, लोहे में जंग लगना
इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है? तो वेरी इजी है, इसका हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन, यानी कि लोहे में जंग लग गया। क्लियर? अगरबत्ती का जलना, दूध का दही में परिवर्तन होना, ये सारा क्या है? ये रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? ठीक है, तो ये हो जाएगा निष्क्रियीकरण। क्लियर? तो हम लोग इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या होता है। ठीक है, वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं उसको रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। रासायनिक परिवर्तन के रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। निष्क्रियीकरण, इसको उदासीकरण, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ये थैंक यू। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। मेरा 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जब हम लोग बात कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंज का ही, लेकिन हम लोग 25 क्वेश्चन से आगे का बात कर रहे होंगे केमिस्ट्री में। मेरा बायो का भी सीरीज चल रहा है जो चैनल पे पहले से डाला हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। हम क्या करेंगे, एक प्ले लिस्ट बनाकर पूरा एनटीपीसी का उसी में कवर कर देंगे। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर करें। क्लियर? बहुत मेहनत लगता है बनाने में। क्लियर? थैंक यू।